अब खास पॉलिटिकल शो हमारा नेता कैसा है, जिसमें राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस पार्टी के थिंक टैंक जयराम रमेश ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। TV9 भारतवर्ष में आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयराम रमेश, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और इस वक्त जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशंस इंडियन नेशनल कांग्रेस। जयराम जी, बहुत बहुत स्वागत TV9 भारतवर्ष में आपका। नमस्कार। तो इस साक्षात्कार की शुरुआत मैं बिना लाग लपेट के एक सीधे प्रश्न से करता हूं। कांग्रेस पार्टी संविधान पे क्यों चुनाव लड़ रही है? ये कौन सा मुद्दा है? क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरा तो संविधान पर ही है, लोकतंत्र पर है। और लोकतंत्र का प्रतीक क्या है? भारत की संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान में ये संविधान है जो 1950 से आ रहा है, हम इसको लागू कर रहे हैं। और 400 पार की नारा लगाया गया था। कई लोगों ने नारा लगाया, प्रधानमंत्री के सलाहकार, उम्मीदवार, सांसद, RSS के नेता। क्यों? क्योंकि इसका मूल सिद्धांत सामाजिक न्याय है। 3 या 4 मूल सिद्धांत हैं। लोकतंत्र है, पंथ निरपेक्षता है, सामाजिक न्याय है। और सामाजिक न्याय का रास्ता क्या दिखाता है संविधान? आरक्षण। तो आरक्षण बंद करने के लिए कई प्रयासें हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में कहा था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण की सीमा होनी चाहिए। 50%। अगर आप हमारे संविधान को देखें, 9वीं सूची में तमिलनाडु का एकमात्र मिसाल है जिसका 69% आरक्षण संवैधानिक दर्जा दिया गया है। संविधान उसको सुरक्षित रखता है क्योंकि 9वीं सूची में आई है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सभी राज्यों के आरक्षण के कानून हमारे संविधान की 9वीं सूची में नहीं है। मेरा प्रधानमंत्री से एक ही सवाल है, क्या आप 50% की सीमा बढ़ाएंगे कि नहीं? क्या आप सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना कराएंगे या नहीं? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबसे ज़्यादा संविधान में संशोधन कांग्रेस पार्टी में किया। नहीं, संशोधन तो आता पहले से 1950 से संशोधन हुआ है। जब वक्त की मांग होती है, जब चुनौतियां आती हैं, तो हमारी संविधान की विशेषता ये है, हमारे संविधान की खूबी यही है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, सरदार पटेल ने कहा, सभी लोग कहे थे कि बार बार संविधान की ज़रूरत पड़ेगी। पर ये मूल ढांचा जो है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में कहा था केशवानंद भारती के केस में, इसका मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। तो आज वो मूल ढांचे पर आक्रमण है। ये 50% की सीमा, एक बार मैं फिर कह दूं, बार बार कह दूं, क्योंकि प्रधानमंत्री झूठ की महामारी फैलाने में लगे हुए हैं। दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए 50% की सीमा है। और कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि न्याय पत्र में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कराएंगे और उसके आधार पर पूरा हक देने के लिए 50% की सीमा को बढ़ाएंगे। लोगों में एक डर है, जब आपके नेता बोलते हैं जितनी संख्या उतना हक। क्या जब मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए। ये तो 1960 में बहुत लोग बोलते, लोहियाइट्स बोलते थे, कांग्रेस सत्ता में थी वो नीचे बोलते थे, ससोपा ने बांधी घाट, 60 में काशीराम भी बोलते थे, ये सब लोग बोलते थे। लेकिन अगर संख्या के हिसाब से चीजें बटेंगी तो फिर क्या होगा? देखिए, हमने क्या कहा है? हमने कहा है सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना कराएंगे। पूरा हक जो दलित, आदिवासी और OBC, हमने कोई धर्म का जिक्र नहीं किया है। प्रधानमंत्री बार बार धर्म की बात करते हैं और मैं कहूँगा, मैं आपको बताऊँगा क्यों ये कर रहे हैं। पर ये जो हम कह रहे हैं, हमारे न्याय पत्र में हमने कहा है जाति जनगणना हम कराएंगे और जिनके लिए आरक्षण की ज़रूरत है, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए पूरा हक दिलाएंगे। पूरा हक तभी दिला सकते हैं जब ये 50% की सीमा हटेगी। सिर्फ तमिलनाडु, मैं बार बार ये नहीं, मैं याद दिलाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मीडिया में इसकी बहस नहीं होती है। आप प्रधानमंत्री से सवाल बैठते हैं गोदी में बैठकर, पर सवाल आप काउंटर सवाल नहीं, सप्लीमेंट्री पूछते नहीं है प्रधानमंत्री से। तमिलनाडु 9वीं सूची में है, क्यों? और किसी और राज्य का आरक्षण का कानून 9वीं सूची में नहीं है। उन्होंने क्या पिछले 10 साल में प्रयास किया है कि नहीं? हमने वादा किया है कि 50% की सीमा हम बढ़ाएंगे। इससे पहले मैं कि अलग मुद्दों पे जाऊं, आपको नहीं लगता जब आलोचक कहते हैं ये बैकडोर एंट्री है मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन में? हम फ्रंट डोर एंट्री कर रहे हैं। बैकडोर एंट्री करने वाले तो प्रधानमंत्री हैं।
और प्रधानमंत्री खास तौर से 19 तारीख के बाद उनकी भाषा में बदलाव आ गई है, बौखलाए हुए हैं, परेशानी में है। 19 तारीख के बाद, अप्रैल 19 के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में साफ और उत्तर भारत और मध्य भारत में हाफ। दूसरे चरण के बाद भी यही हुआ था। जयराम जी, तो इसीलिए प्रधानमंत्री पिछले 1 महीने से ध्रुवीकरण की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ झूठ की महामारी नहीं, जहर फैला रहे हैं, क्योंकि जो हमारे न्याय पत्र में नहीं है वो बार बार कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो बोला मंगलसूत्र। कहाँ से मंगलसूत्र आया? मंगलसूत्र बोला नहीं, हमने कहा, हमारे न्याय पत्र में कहाँ लिखा? बताइए मंगलसूत्र। किस शब्द, किस कांग्रेस नेता ने मंगलसूत्र का जिक्र किया? बताइए कहाँ है? हमारे इसमें न्याय पत्र में, हमारे मैनिफेस्टो में कहाँ है? सिर्फ आपने भैंस की बात की, मंगलसूत्र से भैंस पर चले गए। मंगलसूत्र पहले बोला, बाद में मुसलमान बोले, अभी भैंस बोल रहे हैं कि आपके पास 2 भैंस है तो 1 भैंस कांग्रेस ले जाएगा। ये क्या भाषा है? क्या मजाक है? बचपना है ये। वैसे तो आपके नाम में राम है, मेरे नाम में राम है। देखिए सुनिए, लेकिन आपके कई ऐसे नेता, मित्र, सखा हैं जिनको राम का नाम सुनते करंट लग जाता है। सब अवसरवादी हैं। मेरे पहले नाम में राम है, दूसरे नाम में भी राम है। मेरे कमरा देखिए, पढ़ाई का कमरा है, लिखाई का कमरा है। यहाँ फोटो देखिए, ये किताब देखिए मेरे बुक शेल्फ में, ये देखिए क्या है, श्री रामचरितमानस। हम सब राम के पुजारी हैं, हम राम के व्यापारी नहीं हैं। राम का राजनीतिकरण नहीं करते। फिर अयोध्या भी नहीं जाते। राम के नाम पर हम वोट नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि हम राम भक्त हैं। हमारे में राम है, राम की पूजा हम राम भक्त को तो सबसे पहले अयोध्या जाना चाहिए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः रोज मुझे सिखाया गया जब मैं 8 साल था। अयोध्या का समारोह 22 जनवरी का वो धार्मिक समारोह नहीं था। शंकराचार्य थे जिन्होंने इसका विरोध किया, धार्मिक नेताओं ने इसका विरोध किया। 22 जनवरी का समारोह एक राजनीतिक समारोह था, एक राजनीतिक व्यक्ति के आत्मगौरव के लिए। ये एक राजनीतिक प्रोजेक्ट था। एक चीज बताइए, आपकी मैसेजिंग क्यों जाती, चाहे ये वेडिटिवार हो, चाहे दिग्विजय जी हो, चाहे चन्नी हो, चाहे चिदम्बरम हो, ये क्रॉस मैसेजिंग धर्म, आस्था और शहादत पे भी गड़बड़ हो जाती है। लोकतांत्रिक पार्टी है, लोग अपना विचार रखते हैं, पर एक तंत्र का तोप नहीं चलता है। ये बात समझ लीजिएगा। कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की शहनाई बजती है, एक तंत्र का तोप कोई नहीं चलाता। ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। बीजेपी एक तंत्र का तोप चला रही है, नरेंद्र मोदी एक तंत्र का तोप चला रहे हैं, राहुल गांधी जी लोकतंत्र की शहनाई बजा रहे हैं। रिश्ता क्या हिंदू अस्मिता के साथ? अरे ये सवाल क्या पूछ रहे हैं? हमारा रिश्ता है संविधान के साथ। ये धर्म के बारे में आप पूछो, ये मेरा व्यक्तिगत राय जो मैं अपने आप रखता हूँ। मुझे कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है आपका धर्म क्या है, आप कितने बार पूजा करते हो, कौन सी किताब पढ़ते हो, ये सब आपको जवाब देने की मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो करता हूँ धर्म के आधार पर, मैं भगवत गीता 18 अध्याय जानता हूँ। क्या नरेंद्र मोदी बोल सकेंगे? बताइए, कितने बीजेपी के लोगों को जानते हैं कि 18 चैप्टर भगवत गीता में कह सकते हैं क्या? पहले से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। और भगवत गीता का अंत होता है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये मेरी व्यक्तिगत चीज़ है, मैं रोज़ करता हूँ, मुझे बाहर जाके कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम कितने लोग पढ़ते हैं बताइए? रोज़ सुबह सुप्रभातम कितने लोग बचते हैं बताइए बीजेपी में? तो हम व्यापारी नहीं हैं, धर्म के व्यापारी नहीं हैं, हम पुजारी हैं। आर्थिक जानकार कहते हैं कि नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के उदारीकरण के बाद इस देश के जो इकोनॉमिक पावर हाउसेस हैं उसका डेमोक्रेटाइजेशन हुआ। 96 के बाद 20, 25, 30 नए घराने आ गए जिन लोगों ने पैसा बनाया। पहले वो लिमिटेड थे, 10-15 घराने थे। आज क्या कैपिटल हाउसेस को कांग्रेस से डरना चाहिए? पिछले 10 साल में क्या हुआ है? प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण, मनमोहन सिंह जी की नीतियों की वजह से नहीं, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों और नीयत के कारण पिछले 10 साल में 21 ऐसे पूंजीपति हैं जिनके पास इतना धन इकट्ठा हो गया है जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास है। 21 पूंजीपति
और यहाँ 70 करोड़ भारतवासी, ये गंभीर विषय है, इस पर सोच होनी चाहिए। जयराम जी, आपने 2013 में एक अखबार को इंटरव्यू दिया था, शायद सितंबर में दिया था आपने। उसमें आपने बोला था कि ये जो चुनाव है संघ और कांग्रेस के बीच में है। आज भी वही प्रश्न है। शायद पूछा गया था बीजेपी के बारे में। आज भी वही है। 2024 का चुनाव किससे आज लड़ भी रहा है? वही है, आज भी वही है। इसीलिए तो राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला था। 4000 किलोमीटर चले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, और 6600 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले थे, क्योंकि ये चुनावी मुकाबले होते रहेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, चुनाव हारेंगे, ये चलता रहेगा। पर असली बात राजनीति में विचारधारा का मुकाबला है। विचारधारा का सामना हमना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के सामने अभी एक आरएसएस का विचारधारा है और एक कांग्रेस का वो तो विचारधारा सांस्कृतिक है। राष्ट्रवाद में एक विश्वास नफरत- करते हैं। एक आप नफरत का किसमें विचार करते हैं? नफरत का विचारधारा, सद्भावना का विचार। आपकी विचारधारा क्या? उनकी तो सांस्कृतिक हमारी तो राष्ट्रवाद है। सद्भावना की विचारधारा है, अनेकता में एकता, अनेकता से एकता। उनकी विचारधारा क्या है? सबको एक समान, एक राज्य, एक देश, एक भाषा, एक देश, एक धर्म, एक देश, एक संस्कृति, एक देश, एक टैक्स, एक देश, एक चुनाव। यही तो है ना। अगर आप यही ना, सत्ता में आते मैं हैं, पहले ही कहा था, ये जो चुनाव है, इस चुनाव 2024 में एक तरफ एक तंत्र का तोप है, दूसरे तरफ लोकतंत्र की शहनाई है। लोग तंग आ चुके हैं एक तंत्र के तोप से, लोकतंत्र की शहनाई फिर से बजाना चाहते हैं। अगर आप सत्ता में आए तो आप पीएमएलए कानून में संशोधन करेंगे, हटाएंगे? अरे यार, हमें जनादेश मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ अगर, मैं कहूँगा जब हमको मिलेगा 4 तारीख को, जून का तारीख को, हमारी जनबंधन की पार्टियां मिलेंगी, प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, मंत्रिमंडल का गठन होगा, बाद में पार्लियामेंट में जो बिल लाने हैं वो उस पर विचार होगी। मैं कैसे कह सकता हूँ किस बिल पर कब आएगा, पर ज़रूर जो हमने न्याय पत्र में लिखा है, जो कानून बनाए गए थे पिछले 10 साल में, जो किसान के खिलाफ हैं, आदिवासी के खिलाफ हैं, पर्यावरण और वन संरक्षण के खिलाफ हैं, श्रमिकों के खिलाफ हैं, हम उसका ज़रूर उस पर पुनर्विचार करेंगे, और अगर उनमें संशोधन लाना है हम ज़रूर लाएंगे। बीजेपी कह रही है 400 पार, आप कितना? नहीं, हमें स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, स्पष्ट और निर्णायक जनादेश हमें मिलना बिल्कुल लिखा हुआ है। पहले और दूसरे चरण के बाद साफ हो गया है। स्पष्ट, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, स्पष्ट, आप ही के कुलीग ने स्पष्ट और निर्णायक जनादेश, स्पष्ट और निर्णायक जनादेश। मैं इसलिए पूछा था कि आपके पुराने वरिष्ठ सहयोगी ने बोला था कि कांग्रेस पार्टी ने ये सोच लिया था कि 2009 209 271 होता है। ये सब यार मजे बातें, किसका मैं किसकी जिक्र कर प्रणब रहा हूँ? हाँ, प्रणब मुखर्जी, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हमसे ये गलती बेचारे हुई। प्रणब मुखर्जी हमारे साथ नहीं रहे, उनके बारे में बोलना उचित नहीं समझता हूँ। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनके साथ मैं 30 साल मैंने उनके साथ काम किया है। मैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, पर यही कहूँगा, आपने मुझसे सवाल पूछा जी, मैंने कहा आपको स्पष्ट और निर्णायक जनादेश 2004, 20 साल बाद 2024। जयराम जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।